नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिप्रोडक्शन के लिए मृत व्यक्ति के क्रायोप्रिजर्व्ड सीमेन के उपयोग को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने पराली दहन के खिलाफ पंजाब और हरियाणा द्वारा कार्रवाई न करने पर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों की व्यवहार्यता पर सवाल उठाए। किशोरों में सोशल मीडिया की लत के लिए मेटा को अमेरिका में मुकदमों का सामना करना होगा। चीन की जियांगमेन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला JUNO जूनो न्यूट्रिनो के बारे में डेटा एकत्र करना शुरू करेगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन शीर्षक से एक फ्लैगशिप रिपोर्ट जारी की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिप्रोडक्शन के लिए मृत व्यक्ति के क्रायोप्रिजर्व्ड सीमेन के उपयोग को मंजूरी दी। आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक 60 वर्षीय दंपत्ति को सरोगेसी के उद्देश्य से उनके मृत पुत्र के फ्रोजन स्पर्म का उपयोग करने का अधिकार प्रदान किया है। सबसे पहले इस निर्णय से जुड़े मुख्य तथ्य जानते हैं। भारतीय कानून के तहत यदि पति या पत्नी में से किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी द्वारा मृत्यु से पूर्व दी गई सहमति के आधार पर उसके फ्रोजन शुक्राणु या अंडाणु का उसकी मृत्यु के बाद यानी मरणोपरांत रिप्रोडक्शन, पोस्ट ह्यूमस रिप्रोडक्शन के लिए उपयोग किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें, मरणोपरांत रिप्रोडक्शन यानी पोस्ट ह्यूमस रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या दोनों जैविक माता पिता की मृत्यु के बाद असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से गर्भधारण करवाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे मामले में गर्भधारण के लिए मृत व्यक्ति के क्रायोप्रिजर्व्ड गैमेट का उपयोग किया जाता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्पर्म का सैंपल या ओवम का सैंपल संबंधित व्यक्ति के बायोलॉजिकल मटेरियल का हिस्सा होता है, इसलिए वह एक प्रकार की संपत्ति बन जाता है। अतः संबंधित व्यक्ति का कानूनी रूप से उत्तराधिकारी इसे हासिल कर सकता है। चलिए खबर की बेहतर समझ के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ART के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ART के तहत मानव शरीर के बाहर शुक्राणु द्वारा अंडाणु को निषेचित किया जाता है तथा युग्मक या भ्रूण को महिला की रिप्रोडक्शन प्रणाली में स्थानांतरित करके गर्भधारण को संभव करने का प्रयास किया जाता है। ART के तहत कुछ अलग अलग तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सरोगेसी, गैमेट क्रायोप्रिजर्वेशन, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर GIFT आदि। अंत में भारत में ART से संबंधित कानून भी जान लेते हैं। पहला है असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी विनियमन अधिनियम 2021। इसका उद्देश्य ART क्लिनिकों व ART संबंधी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, ART से जुड़ी सेवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम करना तथा उनका सुरक्षित एवं नैतिक व्यवसाय सुनिश्चित करना है। और दूसरा है सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021। यह वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित और दंडित करता है तथा केवल लोकोपकारी सरोगेसी की ही अनुमति देता है। बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने पराली दहन के खिलाफ पंजाब और हरियाणा द्वारा कार्रवाई न करने पर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने पराली दहन में लिप्त किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर राज्यों को फटकार लगाई। गौरतलब है कि पराली दहन के परिणाम स्वरूप दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली NCR में वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट ने कहा कि इन राज्यों ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM द्वारा 2021 में जारी निर्देशों को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। अब पराली दहन के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पराली या स्टबल या ठूंड चावल की फसल का सबसे निचला हिस्सा होता है जो कटाई के बाद शेष बचता है। इस बचे हुए ठूंड को आग लगाने की प्रथा को पराली दहन कहा जाता है। इस विधि का उपयोग आमतौर पर सितंबर और नवंबर माह के बीच किया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से उन खेतों में किया जाता है जहां कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यह गेहूं की बुवाई से पहले धान के अवशेषों को शीघ्रता से साफ करने हेतु किया जाता है। इसका मुख्य कारण धान की फसल की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच कम समय उपलब्ध होना है। गौरतलब है कि कटाई के मौसम के बाद खेत को साफ करने के लिए पराली दहन को सबसे सस्ता तरीका माना जाता है। पराली दहन के प्रभाव के बारे में भी बात कर लेते हैं। यह प्रमुख वायु प्रदूषकों का स्रोत है। साथ ही इससे गंभीर मानव स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि में योगदान मिलता है। इसके कारण
फसल के बचे हुए भाग के पोषक तत्व वायुमंडल में पहुंच जाते हैं और मृदा उर्वरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और पराली प्रबंधन रणनीतियां क्या क्या हैं ये भी समझ लेते हैं। अवशेषों को मृदा में मिलाया जा सकता है। इससे मृदा की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार होगा तथा मृदा के पोषक तत्वों की भरपाई होगी। इसके अलावा कृषि अवशेषों का पशुओं के लिए चारे तथा पोषक तत्वों से भरपूर खाद बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है। इससे ब्रान ऑयल, बायोइथेनॉल और बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है। खबर के अंत में पराली दहन को रोकने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM, यह एक वैधानिक निकाय है। इसका कार्य दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसका गठन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत किया गया है। अगला है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP। इसे दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र के रूप में तैयार किया गया है। इसे तब सक्रिय किया जाता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI खराब स्तर पर पहुंच जाता है। अन्य पहलों की बात करें तो सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन यानी CRM मशीनरी को खरीदने की लागत को कम करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों की व्यवहार्यता पर सवाल उठाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों के गठन की व्यवहार्यता पर चिंता जताई है। गौरतलब है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 द्वारा ग्राम न्यायालयों के गठन को अनिवार्य किया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि ग्राम न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय मिलने के अवसरों से वंचित न किया जाए। खबर के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकट की गई मुख्य चिंताएं क्या क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। पहली चिंता है राज्यों या संघ शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों का गठन अनिवार्य है या नहीं। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें ग्राम न्यायालयों का गठन कर सकती है। इसमें निश्चितता का अभाव है कि राज्य सरकार को ग्राम न्यायालयों का गठन करना ही होगा। अगली है संसाधनों की कमी। पहले से ही मौजूदा न्यायालयों के लिए सीमित संसाधनों का सामना कर रही राज्य सरकारों के लिए अतिरिक्त ग्राम न्यायालयों को वित्त पोषित करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। और अंतिम चिंता है उच्चतर न्यायपालिका पर कार्य बोझ का बढ़ना। इन ग्राम न्यायालयों का प्राथमिक उद्देश्य जिला और सिविल अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करना है, लेकिन इनकी अप्रभावित से उच्चतर न्यायालयों पर बोझ बढ़ सकता है। इससे अंततः हाई कोर्ट्स पर अपील व रिट याचिकाओं का भी बोझ बढ़ेगा। अब ग्राम न्यायालयों की मुख्य विशेषताओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। इन्हें जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए गठित किया जा सकता है। गौरतलब है कि राज्य सरकार संबंधित हाईकोर्ट के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए न्यायाधिकारी की नियुक्ति करती है। इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें तो यह एक मोबाइल कोर्ट होगा जिसके पास सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के अधिकार क्षेत्र होंगे। आइए अब इसकी विवाद समाधान प्रक्रिया को भी समझते हैं। इसके तहत विवादों का समाधान सुलह समझौते की सहायता से किया जाना चाहिए। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकारों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करते हैं। गौरतलब है कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से बाध्य नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अब बात करते हैं ग्राम न्यायालयों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में। इसका प्रारंभिक लक्ष्य लगभग 2500 ग्राम न्यायालयों को गठित करने का था। हालांकि इनमें से 500 से भी कम गठित किए जा सके हैं तथा वर्तमान में पूरे भारत में केवल 314 ही कार्यरत है। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने इनके गठन में प्रगति दिखाई है, जबकि उत्तर प्रदेश व बिहार सहित अन्य प्रमुख राज्यों में इनका कार्यान्वयन सीमित या लगभग शून्य रहा है। ग्राम न्यायालयों को समर्थन देने वाली पहलों की बात करें तो ग्राम न्यायालय योजना या केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को ग्राम न्यायालय गठित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसी के साथ नजर डालते हैं अगली मुख्य खबर पर।
किशोरों में सोशल मीडिया की लत के लिए मेटा को अमेरिका में मुकदमों का सामना करना होगा। आपको बता दें, मेटा और स्नैपचैट जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी किशोरों के बीच सोशल मीडिया के उपयोग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। सवाल यह है कि आखिर क्यों ये प्लेटफॉर्म्स युवाओं के बीच इतने आकर्षक और लत का कारण बन रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले किशोरों के बीच सोशल मीडिया के उपयोग में वृद्धि के मुख्य कारण जानते हैं। पहला कारण है सोशल मीडिया की लत को बढ़ावा देने वाले एल्गोरिदम। अध्ययनों के अनुसार ये हैबिट लूप नामक मानव मस्तिष्क के व्यवहार पर आधारित है। इसमें मस्तिष्क कोई रिवॉर्ड पाने या आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरित होता है और वैसे ही व्यवहार में संलग्न होता है। दूसरा है मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों तक पहुंच में वृद्धि। पारिवारिक संरचना में बदलाव यानी एकल परिवारों में वृद्धि के कारण भी इसे बढ़ावा मिला है। कई माता पिता अत्यधिक कार्यभोज के कारण बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। अब इसी के साथ सोशल मीडिया की लत से संबंधित जोखिम और चिंताएं भी जान लेते हैं। पहली है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी और मनोवैज्ञानिक मुद्दे। इससे कुछ किशोर साइबर बुलिंग के शिकार हो जाते हैं। ये चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के जोखिम को बढ़ा सकता है। दूसरी चिंता का विषय है भारी गतिविधियों में कमी। अध्ययनों के अनुसार 9 से 13 वर्ष की आयु के बच्चे सोशल मीडिया पर प्रतिदिन 3 घंटे से अधिक समय बिताते हैं। वे इंटरनेट पर वीडियो देखते हैं या गेम खेलते हैं। अन्य चिंताओं की बात करें तो इसमें साइबर स्टॉकिंग का शिकार होना, निष्क्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। अब खबर में आगे बढ़ते हुए सोशल मीडिया की लत पर निगरानी के उपाय भी जान लेते हैं। इसमें सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु तय की जानी चाहिए। उन प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों और एप्लीकेशंस को एकीकृत करना चाहिए जो सोशल मीडिया के कारगर उपयोग को बढ़ावा देते हैं। अंत में सोशल मीडिया की लत पर निगरानी के लिए शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहली है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा आयु पर प्रतिबंध। जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने स्वयं न्यूनतम आयु 13 वर्ष निर्धारित की है। दूसरी पहल है डिजिटल डी एडिक्शन DDAD केंद्र। केरल पुलिस डिजिटल लत वाले 18 वर्ष तक के किशोरों को निशुल्क परामर्श प्रदान करती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 2017 में स्कूलों के लिए इंटरनेट के सुरक्षित और संरक्षित उपयोग पर दिशा निर्देश जारी किए थे। और अब बात करते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की। चीन की जियांगमेन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला यानी JUNO न्यूट्रिनो के बारे में डेटा एकत्र करना शुरू करेगी। आपको बता दें, जूनो न्यूट्रिनो की उत्पत्ति, अन्य कणों के साथ उनकी अंतरक्रिया जैसे रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा। सबसे पहले जानते हैं न्यूट्रिनो है क्या। न्यूट्रिनो बेहद सूक्ष्म यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इनमें विद्युत आवेश नहीं होता है और इनका द्रव्यमान भी अन्य मौलिक कणों की तुलना में बेहद कम होता है। न्यूट्रिनो 3 प्रकार के होते हैं: इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। और इनकी खास बात यह है कि जब ये गति करते हैं तो ये एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरित हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है न्यूट्रिनो दोलन यानी न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। अब बात करते हैं इनकी मुख्य विशेषताओं की। इनका स्पिन 1/2 और नेट चार्ज न्यूट्रल होता है। ये अपने स्रोत से लगभग प्रकाश की गति से और सीधी रेखाओं में गमन करते हैं। इनका पता लगाना काफी कठिन होता है क्योंकि ये अन्य पदार्थों या कणों से बहुत कम अंतरक्रिया करते हैं, इसीलिए इन्हें घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। साथ ही ये ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ऐसे कण हैं जिनका द्रव्यमान होता है। ये केवल गुरुत्वाकर्षण और प्रभावहीन बल के माध्यम से ही परस्पर अभिक्रिया करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि जूनो न्यूट्रिनो के अध्ययन में किस तरह योगदान देगा और इसका महत्व क्या है। जूनो का सबसे अहम योगदान यह होगा कि यह सूर्य से निकलने वाले न्यूट्रिनो का पर्यवेक्षण कर सकेगा। इससे हमें सौर प्रक्रियाओं के बारे में रियल टाइम जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं, जूनो पृथ्वी के अंदर मौजूद यूरेनियम और थोरियम के रेडियोधर्मी क्षय से निकलने वाले न्यूट्रिनो का भी अध्ययन कर सकेगा, जिससे हमें मेंटल संवहन और टेक्टोनिक प्लेटों के संचलन को समझने में मदद मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जूनो विस्फोट होते तारों, गामा रे विस्फोट जैसे सबसे ऊर्जावान खगोलीय स्रोतों की जांच करने के लिए जानकारी प्रदान कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि दुनिया की कुछ प्रमुख न्यूट्रिनो वेधशालाओं के बारे में। भारत की न्यूट्रिनो वेधशाला INO, जो परमाणु ऊर्जा विभाग DAE और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा वित्त पोषित है। ये तमिलनाडु के थेनी जिले की बोधी पश्चिम पहाड़ियों में स्थित पोट्टीपुरम में निर्माणाधीन है। इसके अलावा आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला भी बेहद खास है क्योंकि ये अपनी तरह का पहला डिटेक्टर है। इसे दक्षिणी ध्रुव की हिम परत की गहराई से ब्रह्मांड का पर्यवेक्षण करने के लिए डिजाइन
किया गया है। वहीं चीन की ट्राइडेंट यानी TRIDENT ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप और संयुक्त राज्य अमेरिका का DUNE डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट भी इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आपको बता दें, एक अन्य मिशन जिसका नाम भी जूनो है, 2011 में नासा द्वारा बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था, जो इससे अलग है। अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन शीर्षक से एक फ्लैगशिप रिपोर्ट जारी की। IUCN की इस फ्लैगशिप रिपोर्ट में कृषि और संरक्षण के बीच जटिल संबंधों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। इसके बारे में विस्तार से समझने के लिए पहले जैव विविधता पर कृषि के प्रभाव को समझते हैं। पहले बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव के बारे में। कृषि सीधे तौर पर IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल 34% प्रजातियों को खतरे में डालती है। साथ ही कृषि से होने वाले प्रत्यक्ष खतरों में प्राकृतिक पर्यावासों को फसल चारागाह, वृक्षारोपण और सिंचित भूमियों में बदलना शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश, पोषक तत्वों के भार, मृदा अपरदन, कृषि रसायनों और जलवायु परिवर्तन के माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अब सकारात्मक प्रभाव भी जान लेते हैं। IUCN की लाल सूची में शामिल लगभग 17% प्रजातियों के पर्यावास के रूप में कृषि भूमि को दर्ज किया गया है। अब जानते हैं कृषि पर जैव विविधता का क्या प्रभाव पड़ता है। पहले जानते हैं सकारात्मक प्रभाव के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र 2 मुख्य श्रेणियों के माध्यम से कृषि में सहायता प्रदान करता है। पहला है प्रोविजनिंग संबंधी सेवाएं यानी बायोमास और आनुवंशिक पदार्थ का उत्पादन, तथा दूसरा है विनियमन और रखरखाव संबंधी सेवाएं यानी जलवायु विनियमन, तलछट प्रतिधारण, पोषक चक्रण, जल प्रवाह विनियमन, परागण आदि। नकारात्मक प्रभाव में पारिस्थितिकी तंत्र की हानि जैसे फसल हानि, कीट और रोग जनकों का प्रकोप आदि शामिल है। खबर के अंत में कृषि को संरक्षण कार्यों के साथ जोड़ने के लिए की गई मुख्य सिफारिशों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहली सिफारिश है कृषिगत संधारणीयता। उन स्थानों और प्रजातियों की सुरक्षा की जानी चाहिए जो कृषि के साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं और खाद्य सुरक्षा या आर्थिक उत्पादन को कमजोर कर सकते हैं। साथ ही कृषि के लिए जलवायु, मृदा या जल की प्राकृतिक स्थिति जैसी पारिस्थितिकी तंत्र आधारित सेवाओं को बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा कृषि और आर्थिक नीतियों को जीवंत प्रकृति के संरक्षण के साथ जोड़ना। वैश्विक स्तर पर कृषि सब्सिडी में ग्रीन सब्सिडी की 5% से भी कम हिस्सेदारी है। और अंत में है खाद्य नीति में सुधार करना। भोजन की बर्बादी को कम करने और मांस के उपभोग को कम करने की दिशा में सकारात्मक आहार संबंधी परिवर्तन को प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है अल्जीरिया। इस देश की राजधानी है अल्जियर्स। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने अल्जीरिया की यात्रा की, तो आइए इस देश के बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। यह उत्तरी अफ्रीका के माघरेब क्षेत्र में स्थित देश है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माघरेब क्षेत्र में मूलतः एटलस पर्वतमाला तथा मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया के तटीय मैदान शामिल हैं। इसकी सीमाओं की बात करें तो इसके पूर्व में ट्यूनीशिया और लीबिया, दक्षिण में नाइजर, माली और मॉरिटानिया, पश्चिम में मोरक्को और पश्चिमी सहारा तथा उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है। यहाँ के भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदियां शाल्फ नदी, जेडी नदी है। यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान माउंट ताहात है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु, गर्म व शुष्क ग्रीष्मकाल और मध्यम व वर्षा के साथ शीत ऋतु पाई जाती है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। प्रथम आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता, आसियान इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग सिंगापुर में आयोजित की गई। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी को आधिकारिक कूटनीति भी कहते हैं। इसके तहत सरकारों के बीच सीधे औपचारिक और आधिकारिक वार्ताएं होती हैं। 5i अलायंस के सदस्य यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ उत्पन्न राजनयिक संकट में कनाडा का समर्थन किया है। 5i अलायंस एक बहुपक्षीय खुफिया जानकारी साझाकरण नेटवर्क है। इसमें 5 अंग्रेजी भाषी देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की 20 से अधिक अलग अलग एजेंसियां शामिल हैं।
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य से गुजरने वाले प्रमुख सड़क खंडों को मंजूरी दे दी है। काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख के लेह जिले में काराकोरम पर्वतमाला के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 जारी किया। इसमें कहा गया कि भू राजनीतिक तनाव और विखंडन ऊर्जा सुरक्षा के समक्ष प्रमुख जोखिम है। भारत ने 170 AGM 114R हेलफायर मिसाइलें खरीदने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। AGM 114R हेलफायर मिसाइल कम दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 7 से 11 किलोमीटर है। हाल ही में सरकार ने समर्थ योजना को 2 वर्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। इस अवसर पर सरकार ने 3 लाख लोगों को वस्त्र संबंधी कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए 495 करोड़ रुपए व्यय करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान कुंडली NIFTEMK ने सोलर असिस्टेड रिफर ट्रांसपोर्टेशन विद हाइब्रिड कंट्रोल्स एंड इंटेलिजेंस यानी सारथी सिस्टम का अनावरण किया। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने 2024 हैंड इन हैंड निवेश फोरम का उद्घाटन किया। इसे FAO ने 2019 में शुरू किया था। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।